बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाक्सन सीरीज ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का रिव्यू 2 पढ़ेंगे। रिव्यू 2। रिव्यू कहते हैं जायजा या नज़रसानी को। जायजा या नज़रसानी क्या है? जब हम किसी चीज को दोबारा पढ़ते हैं यानी उसको रिवाइज करते हैं। इस रिव्यू को पढ़ते हुए हम कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ेंगे बल्कि वही टॉपिक्स रिवाइज करेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। टेबल ऑफ कंटेंट के पेज की तरफ चलते हैं। हमने फर्स्ट 4 यूनिट्स के बाद रिव्यू 1 रीड किया था, जिसमें हमने उन टॉपिक्स को रिवाइज किया था जो हमने फर्स्ट 4 यूनिट्स में रीड किए थे। अब यूनिट नंबर 8 के बाद हम रिव्यू 2 रीड कर रहे हैं, यानी रिव्यू 2 में वो टॉपिक्स आएंगे जो कि हमने यूनिट नंबर 5 से यूनिट नंबर 8 में पढ़े हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ओरल कम्युनिकेशन यानी जुबानी बातचीत या जुबानी गुफ्तगू। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन सेंटेंसेस। दिए हुए सेंटेंसेस को रीड कीजिए। अंडरलाइन द वर्ड्स विद कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, और उन अल्फाज को अंडरलाइन कीजिए जिनमें कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स मौजूद हैं। ये टॉपिक है कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स का। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स का टॉपिक हमने रीड किया था यूनिट नंबर 6 पेज नंबर 49 पर। चलते हैं पेज नंबर 49 की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन का टॉपिक है जिसमें हमने कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स को रीड किया था। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स के बारे में रीड करते हैं कि हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स टोटल 26 हैं, जिनमें 5 वोवेल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। ये टॉपिक है कॉन्सोनेंट्स के बारे में। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स क्या हैं? अ ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन अ सिलेबल हैविंग नो इंटरवीविंग वोवेल, कि किसी भी वर्ड के एक सिंगल सिलेबल में जब कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आ जाए जिनके दरमियान कोई वोवेल मौजूद ना हो तो उनको कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कहा जाता है। वापस चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब हम सेंटेंसेस को रीड करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ब्रिंग मी अ पीस ऑफ ब्रेड। मेरे लिए ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर आइए। अब इसमें बी आर ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं और इनके दरमियान में कोई वोवेल मौजूद नहीं है, तो ये है कॉन्सोनेंट क्लस्टर। एन जी ये है सेकेंड कॉन्सोनेंट क्लस्टर। एम ई में ई वोवेल है, इसमें ए वोवेल है। इसमें हर एक कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल आया है तो इसमें कोई कॉन्सोनेंट क्लस्टर नहीं है। ब्रेड में बी आर कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। द चिल्ड्रन आर थिंकिंग अबाउट देयर आर्ट प्रोजेक्ट। बच्चे अपने आर्ट प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं। टी एच ये है कॉन्सोनेंट क्लस्टर। सी एच कॉन्सोनेंट क्लस्टर। टी एच कॉन्सोनेंट क्लस्टर। पी आर कॉन्सोनेंट क्लस्टर। सी टी कॉन्सोनेंट क्लस्टर। आमना हैज लॉस्ट हर गोल्ड रिंग। आमना ने अपनी सोने की अंगूठी खो दी है। लॉस्ट का एस टी कॉन्सोनेंट क्लस्टर। आमना में एम एन कॉन्सोनेंट क्लस्टर। रिंग में एन जी कॉन्सोनेंट क्लस्टर। तो हमने इन 3 सेंटेंसेस में कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स रीड किए हैं। बी आर एन जी, बी आर टी एच, सी एच टी एच, पी आर सी टी, एम एन एस टी एन जी। यहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स का टॉपिक एंड होता है। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डू यू एक्सप्रेस, आप इजहार कैसे करते हैं योर सेल्फ अपना, टू योर पेरेंट्स अपने वालिदैन के सामने, व्हेन यू नीड अ न्यू स्टेशनरी आइटम, जब आपको ज़रूरत होती है किसी नए स्टेशनरी आइटम की तो आप अपने वालिदैन से इस बात का इजहार कैसे करते हैं। स्टेशनरी आइटम कहते हैं ऐसे आइटम्स जो कि हम स्कूल में यूज़ करते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, रूलर, आपकी ज्योमेट्री का सामान, बुक्स, नोटबुक्स वगैरह, इनको स्टेशनरी आइटम्स कहा जाता है। क्वेश्चन है आपसे कि आपको जब कोई न्यू स्टेशनरी आइटम चाहिए होता है तो आप इस बात का इजहार अपने वालिदैन से यानी अपने पेरेंट्स से कैसे करते हैं। रीड करते हैं इसके आंसर को। रिव्यू 2 ओरल कम्युनिकेशन। आंसर, व्हेन आई नीड अ न्यू स्टेशनरी आइटम, जब मुझे किसी नए स्टेशनरी आइटम की ज़रूरत होती है। आई रिक्वेस्ट, तो मैं दरख्वास्त करती हूँ। टू माई पेरेंट्स, अपने वालिदैन से। बाई सेइंग, ये कहते हुए। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि रिक्वेस्ट की जाती है। कैन आई प्लीज़ गेट अ न्यू पेंसिल, बराए मेहरबानी क्या आप मुझे नई पेंसिल लेके दे सकते हैं।
माइन इज़ गेटिंग टू स्मॉल टू यूज़, क्योंकि मेरी पेंसिल बहुत छोटी हो गई है इस्तेमाल करने के लिए, कि जब उसको मैंने बार बार शॉर्प किया है तो वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, वो बहुत छोटी हो गई है। When I need a new stationery item, I request my parents by saying, Can I please get a new pencil? Mine is getting too small to use. यानी आपने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करनी है कि बराए मेहरबानी क्या मुझे ये चीज़ मिल सकती है। वापस चलते हैं बुक की तरफ। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हमने रीड किया कि हम अपनी बात को एक्सप्रेस करेंगे रिक्वेस्ट के अंदाज में, दरख्वास्त इल्तिजा के अंदाज में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अरेंज द गिवन वर्ड्स अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लेटर। ये टॉपिक है अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। यानी अलिफ बाई तरतीब। ये टॉपिक हमने रीड किया है यूनिट नंबर 8 में। अभी लास्ट यूनिट में हमने इसको रीड किया है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या अलिफ बाई तरतीब क्या है कि जब हम वर्ड्स को इस सीक्वेंस से लिखें जिस सीक्वेंस में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी सबसे पहले हम वो वर्ड लिखें जो ए से आता है, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने दिए हुए वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर सेकेंड लेटर। यानी हमने फर्स्ट लेटर को नहीं देखना बल्कि हमने सेकेंड लेटर को देखना है। इस वर्ड में है ई, इसमें है आर, ओ, आई, यू। फर्स्ट वर्ड है डियर यानी हिरन, ये जानवर का नाम है। ड्रम यानी ड्रम, डॉल्फिन ये एक फिश है। डाइस, डाइस कहते हैं छक्के को जिससे हम लूडो खेलते हैं। डस्टबिन, डस्टबिन को कहते हैं। अब इन वर्ड्स को अरेंज करते हैं। ए से कोई वर्ड नहीं है, बी, सी, डी, ई, ई से है डियर। एफ, जी, एच, आई, डाइस। जे, के, एल, एम, एन, ओ, डॉल्फिन। पी, क्यू, आर, ड्रम। एस, टी, यू, वी, डस्टबिन। तो इस तरह से हमने दिए हुए वर्ड्स को अरेंज किया अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग टू देयर सेकेंड लेटर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्राइब द गिवन पिक्चर्स इन योर ओन वर्ड्स। नीचे आपको पिक्चर्स दी गई हैं, इन्हें हमें अपने अल्फाज में बयान करना है। यानी ये टॉपिक है स्टोरी राइटिंग का। थ्री पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक क्रो है, ये है जग जिसके अंदर पानी है। सनी डे है, हर तरफ ग्रीनरी है, यहाँ पर फ्लावर्स हैं। यहाँ पर एक हट बना हुआ है यानी छोटा सा घर। सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि स्क्रो ने अपना मुंह यानी अपनी चोंच इस जग में डाली हुई है लेकिन वो पानी तक नहीं पहुंच पा रही। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ पर जो पड़े हुए कंकर हैं, पेबल्स, वो इस जग में डाल दिए हैं जिसकी वजह से पानी ऊपर आ गया है और अब कौवे की चोंच पानी तक पहुंच रही है। तो इस स्टोरी को हम टाइटल देंगे थर्स्टी क्रो। आप में से हर बच्चे ने ये स्टोरी पढ़ी हुई होगी, आपको ये स्टोरी याद भी होगी। लेकिन अब हम इस स्टोरी को इन थ्री पिक्चर्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, on a sunny day, a thirsty crow found a jug of water. कि एक रोशन दिन में एक प्यासे कौवे को पानी का एक जग मिला। But its beak couldn't reach
द वाटर। लेकिन उस कौवे की चोंच पानी तक ना पहुंच सकी। सो तो फिर द क्लेवर क्रो ड्रॉप्ड पेबल्स इनटू द जग। तो चालाक कौवे ने पानी के अंदर कुछ कंकर फेंके। द वाटर रोज अप, पानी ऊपर आ गया। द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्लेw away happily। तो कौवे ने पानी पिया और खुशी खुशी उड़ गया। Once upon a time on a sunny day, एक दफा का जिक्र है एक रोशन दिन पर। A thirsty crow found a jug of water। एक प्यासे कौवे को पानी का एक जग मिला। But its beak couldn't reach the water। लेकिन उसकी चोंच पानी तक ना पहुंच सकी। So the clever crow dropped pebbles into the jug। तो उस चालाक कौवे ने पेबल्स यानी कंकर, कंकर कहते हैं छोटे छोटे पत्थरों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेबल्स हैं। तो चालाक कौवे ने जग के अंदर कुछ कंकर फेंके। द वाटर रोज अप, पानी ऊपर आ गया। द क्रो ड्रैंक द वाटर, कौवे ने पानी पिया। एंड फ्लू अवे हैप्पीली, और खुशी खुशी उड़ गया। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 72 की तरफ। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, जुबान के पहलू। क्वेश्चन नंबर 1, मेक एनाग्राम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। दिए हुए अल्फाज से एनाग्राम्स बनाइए। एनाग्राम्स का टॉपिक हमने रीड किया था यूनिट नंबर 6, पेज नंबर 51 पर। ये है एनाग्राम्स का टॉपिक। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि एनाग्राम्स क्या हैं। An anagram is a word that is made by rearranging the letters of another word। एनाग्राम एक ऐसा लफ्ज है जो कि किसी दूसरे लफ्ज के हुरूफ को रीअरेंज यानी दोबारा से तरतीब देकर उससे एक नया लफ्ज बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं एनाग्राम। वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 3 वर्ड्स दिए गए हैं। फर्स्ट है END एंड, सेकेंड है TEN 10, लास्ट है NOW नाउ यानी अभी। एंड कहते हैं खत्म होने को। एंड का एनाग्राम मुझे नहीं मिला। अगर किसी बच्चे को एंड का एनाग्राम पता है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 10 का एनाग्राम है नेट, यानी आप देख सकते हैं कि 10 के जो लेटर्स हैं उसी को रीअरेंज किया गया है। यानी अगर आप देखें तो 10 में है 3 लेटर्स, नेट में है 3 लेटर्स। 10 में है TEN, वही लेटर्स यहाँ पर भी मौजूद हैं लेकिन उनको रीअरेंज यानी दोबारा से उसको तरतीब दी गई है। लास्ट है नाउ अभी, इसका एनाग्राम है 1 जीतना। तो यहाँ पर हमने एनाग्राम्स का टॉपिक रिवाइज किया कि जब किसी वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज करके उससे कोई न्यू वर्ड बनाया जाता है तो उसको एनाग्राम कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। नीचे आपको 3 वर्ड्स दिए गए हैं, इनके सिनोनिम्स और इनके एंटोनिम्स लिखने हैं। सिनोनिम्स कहते हैं मुतरादिफ, हम मानी अल्फाज। एंटोनिम्स कहते हैं मुतजाद अल्फाज को। सिनोनिम्स क्या है? हम मानी अल्फाज। एंटोनिम्स है मुतजाद अल्फाज। वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। फर्स्ट वर्ड है बिगिन यानी शुरू करना। इसका सिनोनिम है स्टार्ट यानी शुरू करना। इसका एंटोनिम यानी मुतजाद है एंड ख़त्म करना। सेकंड डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल। इसका सिनोनिम है टफ यानी मुश्किल। एंटोनिम यानी मुतजाद है इजी आसान। डिफ़िकल्ट, टफ, इजी। लास्ट है अगली बदसूरत। इसका सिनोनिम है
अनअट्रैक्टिव यानी बदसूरत, और इसका एंटोनिम यानी मुतजाद है ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत। बिगिन शुरू करना, स्टार्ट शुरू करना, एंड खत्म करना। डिफिकल्ट मुश्किल, टफ मुश्किल, इजी आसान। अगली बदसूरत, अनअट्रैक्टिव बदसूरत, ब्यूटीफुल खूबसूरत। तो यहाँ पर हमारा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़िए एंड राइट देयर करेक्ट टाइप, और जुमले की किस्म लिखिए। अब सेंटेंसेस के कौन कौन से टाइप्स हैं? लास्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 8 में हमने रीड किया था कमांड, इंस्ट्रक्शंस और रिक्वेस्ट्स के बारे में। ये हम उसी टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ब्रिंग मी अ प्लेट, मेरे लिए एक प्लेट लेकर आइए। ये है ऑर्डर यानी हुक्म। ऑर्डर यानी हुक्म दिया जा रहा है कि मेरे लिए एक प्लेट लेकर आइए। टर्न राइट, दाएं तरफ मुड़िए, ये है इंस्ट्रक्शन यानी हिदायत, कि किसी को इंस्ट्रक्शन यानी हिदायत दी जा रही है कि आप दाएं तरफ मुड़े। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। ये है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, व्यू कहते हैं नज़ारे को। ये है ओपिनियन यानी राय, कि वो अपनी राय दे रहे हैं कि नज़ारा बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर ये क्वेश्चन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 2 कॉमन एंड 2 प्रॉपर नाउन्स इन देयर रेलेवेंट कॉलम्स। ये टॉपिक है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स के बारे में। नाउन्स क्या है? नाउन्स कहते हैं एनी नेमिंग वर्ड यानी नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन क्या है? कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन जनरल नेम्स को कहते हैं यानी जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन है स्पेसिफिक नेम्स यानी स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब यहाँ पर हमें 2 कॉमन नाउन्स लिखने हैं, यहाँ पर 2 प्रॉपर नाउन्स लिखने हैं। कॉमन नाउन है मॉस्क यानी मस्जिद। अब इसका प्रॉपर नाउन क्या होगा कि अगर मैं कहूँ फैसल मॉस्क, यहाँ पर मैंने जनरल नेम ऑफ अ प्लेस बताया है कि मस्जिद की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली फैसल मॉस्क की बात की है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, ये हो गया कॉमन नाउन। सिटी यानी शहर। अब सिटी कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं कहूँ लाहौर, तो लाहौर प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक नेम ऑफ अ प्लेस है। हर सिटी को हम लाहौर नहीं कहते, लेकिन हर सिटी के लिए हम सिटी का वर्ड ही यूज करते हैं। तो हमने 2 कॉमन नाउन्स लिखे, मॉस्क, सिटी। प्रॉपर नाउन्स हमने लिखे फैसल मॉस्क एंड लाहौर। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉर्म्स ऑफ द गिवन वर्ब्स। नीचे आपको कुछ वर्ब्स यानी एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं। वर्ब क्या है? वर्ब कहते हैं ऐसे अल्फाज को जिसमें किसी काम का करना दिखाया जाए। यहाँ पर आपको 3 वर्ब्स दिए गए हैं, प्ले, कुक, वर्क। अब इन वर्ब्स की हमें SES यानी सफिक्सेस लिखने हैं। इनकी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी ING फॉर्म लिखनी है जिसको जेरेंड भी कहा जाता है। पास्ट फॉर्म लिखनी है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखनी है, यानी इसकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्ले के साथ हम एस ऐड करते हैं तो ये आएगा प्लेस। इसकी जेरेंड फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनेगी प्लेइंग, और इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है प्लेड, प्लेड, यानी इसके साथ ED ऐड किया जाता है क्योंकि ये रेगुलर वर्ब है। कुक, कुक के साथ ऐड किया जाता है S, कुक्स, कुकिंग, कुक्ड, कुक्ड। वर्क, वर्क्स, वर्किंग, वर्क्ड, वर्क्ड।
इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म से हमें आइडिया हुआ कि ये सारे रेगुलर वर्ब्स हैं। रेगुलर वर्ब्स क्या है कि जब उसकी बेस फॉर्म के साथ हम ईडी ऐड करें और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाए। प्ले, प्लेस, प्लेइंग, प्लेड, प्लेड। कुक, कुक्स, कुकिंग, कुक्ड, कुक्ड। वर्क, वर्क्स, वर्किंग, वर्कड, वर्कड। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। अब राइटिंग के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। राइटिंग यानी लिखना। राइट अ स्टोरी ऑन एनी ऑफ द गिवन टॉपिक्स इन योर नोटबुक। आपको नीचे 3 टॉपिक दिए गए हैं। इन तीनों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर आपने स्टोरी लिखनी है अपनी नोटबुक में। मैं आपको तीनों स्टोरीज पढ़ाऊंगी, फिर आपको जौन सी स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है आप उसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टोरी है द फुलिश मंकी, बेवकूफ बंदर। द क्लेवर डंकी, चालाक गधा। एन ऑनेस्ट बॉय, दियानतदार लड़का। फर्स्ट स्टोरी को रीड करते हैं जो कि है द फुलिश मंकी, बेवकूफ बंदर। रिव्यू 2 राइटिंग द फुलिश मंकी, बेवकूफ बंदर। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा का जिक्र है। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। देयर वॉज अ फुलिश मंकी, एक बेवकूफ बंदर था। नेम्ड माइलो, जिसका नाम माइलो था। कि एक दफा का जिक्र है एक जंगल में बेवकूफ बंदर था जिसका नाम माइलो था। वन डे, एक दिन, ही फाउंड, उसको मिला, अ बिग बैग ऑफ सॉल्ट, नमक का एक बड़ा सा बैग। ही थॉट, उसने सोचा, इट वॉज शुगर, कि ये चीनी है। क्योंकि दोनों का कलर वाइट होता है तो मंकी को लगा कि ये शुगर है। एंड वॉन्टेड टू ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, और वो सारी चीनी वो खुद खाना चाहता था। माइलो टुक द बैग, माइलो ने वो बैग लिया। एंड वेंट टू द रिवर, और दरिया के किनारे चला गया। एज ही वॉन्टेड टू वॉश द सॉल्ट बिफोर ईटिंग इट, क्योंकि वो उस नमक को खाने से पहले धोना चाहता था। तो इसीलिए ही ओपन द बैग, उसने वो बैग खोला। एंड पोर्ड, और उंडेल दिया, ऑल द सॉल्ट, सारी नमक, इनटू द रिवर, दरिया में। बट द सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन द वाटर, लेकिन वो नमक पानी में घुल गई। एंड डिसअपीयर्ड, और गायब हो गई। क्योंकि जब उसने नमक को पानी में डाला तो वो उस पानी में हल हो गई और वो गायब हो गई। माइलो वॉज सरप्राइज्ड, माइलो हैरान हो गया। ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का। एंड फेल्ट वेरी फुलिश, और उसको अपना आप बहुत बेवकूफ़ लगा। क्योंकि उसको इस बात का एहसास हो गया था कि चाहे नमक हो चाहे चीनी हो, उसको अगर हम पानी में मिलाएंगे तो वो घुल जाएगी, वो गायब हो जाएगी। और उसने सारा बैग दरिया में डाल दिया था। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। देयर वॉज अ फुलिश मंकी नेम्ड माइलो, एक बेवकूफ़ बंदर रहता था जिसका नाम माइलो था। वन डे, एक दिन, ही फाउंड अ बिग बैग ऑफ सॉल्ट, उसको नमक का एक बड़ा सा बैग मिला। He thought it was sugar and wanted to eat it all by himself. उसने सोचा कि शायद ये चीनी है और वो सारी चीनी खुद खाना चाहता था। Milo took the bag and went to river as he wanted to wash the salt before eating. Milo ने वो बैग लिया और वो दरिया के किनारे चला गया क्योंकि वो उसको खाने से पहले धोना चाहता था। So he opened the bag and poured all the salt into the river. तो उसने वो बैग खोला और सारी नमक पानी में डाल दी। बट द सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन द वाटर एंड डिसअपीयर्ड, लेकिन वो नमक पानी में घुल गई और गायब हो गई। माइलो वॉज सरप्राइज्ड, माइलो हैरान रह गया। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड फेल्ट वेरी फुलिश, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसको अपना आप बहुत बेवकूफ़ लगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्टोरी, द फुलिश मंकी, बेवकूफ़ बंदर। अब हम रीड करेंगे सेकंड स्टोरी, द क्लेवर डंकी, चालाक गधा। रिव्यू 2 राइटिंग द क्लेवर डंकी, चालाक गधा या होशियार गधा। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। देयर वॉज अ क्लेवर डंकी,
एक होशियार एक चालाक गधा था नेम्ड बेनी, जिसका नाम बेनी था। वन डे एक दिन द फार्मर किसान आस्क्ड बेनी, उसने बेनी से कहा टू हेल्प कि वो मदद करे हिम उसकी कैरी बास्केट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू द मार्केट। एक दिन किसान ने बेनी से कहा कि वो उसकी मदद करे फ्रूट्स यानी फल, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, फलों और सब्जियों की टोकरियां मार्केट तक लेके जाने में। अलोंग द वे रास्ते में दे फेस्ड अ डीप पडल, उनका सामना डीप गहरे, पडल कहते हैं दलदल को, उनका सामना एक गहरे दलदल से हुआ। ब्लॉकिंग देयर पाथ, उनके रास्ते में रुकावट पैदा करते हुए, कि मार्केट तक जाते हुए उनको रास्ते में एक दलदल मिला जिसकी वजह से उनके रास्ते में रुकावट आ गई। बट द क्लेवर बेनी, लेकिन होशियार बेनी, हैड एन आइडिया, उसको एक तरकीब सूझी। ही टोल्ड द फार्मर, उसने किसान से कहा टू सिट ऑन हिज बैक, कि वो उसकी पीठ पर बैठे, while he carefully walked through the puddle, और वो एहतियात से आराम से उस दलदल को पार कर लेगा। The farmer was amazed, किसान हैरान हो गया, and praised, और उसने तारीफ की बेनी की, for his intelligence, उसकी जहानत के लिए। बेनी became known as the cleverest donkey in the village, और इसके बाद से गांव में बेनी होशियार गधे के नाम से जाना जाता था। स्टोरी को फिर से रीड करते हैं। द क्लेवर डंकी, चालाक गधा या होशियार गधा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्लेवर डंकी नेम्ड बेनी, एक दफा का जिक्र है एक होशियार गधा था जिसका नाम बेनी था। वन डे द फार्मर आस्क्ड बेनी टू हेल्प हिम कैरी बास्केट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू द मार्केट, एक दिन किसान ने बेनी से मदद मांगी कि वो उसके फलों और सब्जियों की टोकरियां मार्केट तक ले जाने में उसकी मदद करे। अलोंग द वे, रास्ते में, दे फेस्ड अ डीप पडल ब्लॉकिंग देयर वे, उनको रास्ते में एक गहरा दलदल मिला जिसकी वजह से उनके रास्ते में रुकावट आ गई। बट द क्लेवर बेनी हैड एन आइडिया, लेकिन होशियार गधे को एक तरकीब सूझी। ही टोल्ड द फार्मर टू सिट ऑन हिज बैक while he carefully walked through the puddle, बेनी ने किसान से कहा कि वो उसकी पीठ पर बैठ जाए और वो आहिस्ता एहतियात से उस दलदल को पार कर लेगा। The farmer was amazed and praised Benny for his intelligence. किसान हैरान रह गया और बेनी की जहानत की तारीफ की। Benny became known as the cleverest donkey in the village. और इसके बाद से गांव में बेनी को होशियार गधे के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर सेकंड स्टोरी द क्लेवर डंकी एंड होती है। अब हम लास्ट स्टोरी को रीड करेंगे। एन ऑनेस्ट बॉय यानी दयानतदार लड़का। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा का जिक्र है, देयर वॉज अ बॉय नेम्ड अफनान, एक लड़का था जिसका नाम अफनान था। वन डे, एक दिन, ही फाउंड अ वॉलेट, उसको एक बटवा मिला, फुल ऑफ मनी, पैसों से भरा हुआ, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट, इसके बजाय कि वो उस बटवे को अपने पास रखता, ही डिसाइडेड टू फाइंड द ओनर, उसने फैसला किया कि वो इस बटवे के मालिक को तलाश करेगा। ही आस्क्ड अराउंड, उसने इर्द गिर्द पूछा, एंड रिटर्न, और वापस किया, द वॉलेट, बटवे को, टू इट्स ओनर, उसके मालिक को। एवरीवन प्रेज्ड अफनान फॉर हिज ऑनेस्टी, और सबने तारीफ की अफनान की दयानतदारी की। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय नेम्ड अफनान, एक दफा का जिक्र है एक लड़का था जिसका नाम अफनान था। वन डे ही फाउंड अ वॉलेट फुल ऑफ मनी ऑन द ग्राउंड, एक दिन उसको एक बटवा मिला, पैसों से भरा हुआ, जमीन पर। इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट, ही डिसाइडेड टू फाइंड द ओनर, बजाय इसके कि वो उस बटवे को अपने पास रखता, उसने फैसला किया कि वो इस बटवे के मालिक को ढूंढेगा। ही आस्क्ड अराउंड एंड रिटर्न द वॉलेट टू इट्स ओनर, उसने इर्द गिर्द के लोगों से पूछा और बटवा अपने मालिक को वापस कर दिया। एवरीवन प्रेज्ड अफनान फॉर हिज ऑनेस्टी, और सब ने अफनान की दयानतदारी की तारीफ की। यहाँ पर हमारी तीनों स्टोरीज एंड होती है। आपको जौन सी स्टोरी पसंद है, जौन सी स्टोरी आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, आप वो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इन तीनों स्टोरीज में से सबसे ज़्यादा कौन सी स्टोरी पसंद आई है, और रीज़न भी बताएं कि आपको वो स्टोरी क्यों पसंद आई है। यहाँ पर हमारा रिव्यू 2 का टॉपिक एंड होता है। हमने रिव्यू 2 के पोर्शन में कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ा,
बल्कि वही टॉपिक रिवाइज किए हैं जो कि हम यूनिट नंबर 5 टू यूनिट नंबर 8 पढ़कर आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।